क्या डेमोक्रेसी क्राइसिस में चल रही है? इस वीडियो में डेमोक्रेसी से जुड़े आपके जो कुछ पूर्वाग्रह होंगे, यानी कि कुछ प्री कंसीव्ड नोशन होंगे, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। डेमोक्रेसी के बारे में जो आप जानते हैं उसका दायरा कुछ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, राइट? कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द वे डेमोक्रेसी इज वर्किंग। जो देश अपने आप को फ्लैग बियरर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, इवन बिफोर दिस कॉन्सेप्ट वॉज पॉपुलर इन एशिया, यानी कि मैं वेस्टर्न नेशंस की बात कर रहा हूं, वहां पर खुद लोग ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं डेमोक्रेसी से। इस वीडियो की शुरुआत में हमें एक्चुअली जानना तो बिल्कुल ऑरिजिन पर है, राइट? कि डेमोक्रेसी का ऑरिजिन क्या है, और फिर क्या अब नेक्स्ट जो बेस्ट सिस्टम है, जो शी जिनपिंग कह रहे हैं कि बेस्ट सिस्टम तो ऑथोरिटेरियन है, मिस्टर पुतिन कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बेलारूस कर ही रहा है, और बाकी जगह पर हमें कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और पीपल लेवल पर ट्रेंड्स बदलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कह रहा है सर्वे, जरा उसको देखते हैं। तो आइडिया तो यह है कि डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हम किसी की भी बात करें तो वहां पर वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। अब जरा इस प्यू रिसर्च सर्वे की बात करिए। इन्होंने 34 देशों में सर्वे किया, लोगों से सैंपल सर्वे कराया कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने देश की डेमोक्रेसी से। तो 52% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। ये मैं मीडियन रेंज बता रहा हूं। अभी अगर आप यूके का डेटा देखें, टेक एग्जांपल ऑफ यूके, वहां पे मोर देन 60% पीपल आर डिससेटिस्फाइड। हैरान करने वाली बात है, 69% पीपल इन यूके आर डिससेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पर। 69% पीपल आर सेइंग डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग फाइन। यूएसए 59% पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद देयर डेमोक्रेसी, जबकि यूएसए कहता है वी हैव टू फाइट फॉर डेमोक्रेसी। और यहां पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब बन जाता है जब आप 2022 का बयान देखते हैं और रीसेंट बयान देखते हैं मिस्टर बाइडेन का, जहां पर वो अपील करते हैं अपने सीनेट से कि डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन डिबेट में मत पड़िए, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं उनको स्टक मत करिए, क्योंकि इस पर फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। लेट पीपल एक्चुअली बिलीव दैट डेमोक्रेसी स्टिल वर्क। तो अगर बाइडेन ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेट पीपल बिलीव दैट डेमोक्रेसी स्टिल वर्क, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है डेमोक्रेसी में, राइट? 58% पीपल इन फ्रांस आर डिससेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी, 53% पीपल इन जापान आर डिससेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बताइए इंडिया के बारे में ये सर्वे क्या कह रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप अपना अंदाजा लगाइए, डिससेटिस्फाइड ज्यादा होंगे या सेटिस्फाइड ज्यादा होंगे, क्या लगता है आपको? तो शायद आप में से कुछ लगेगा कि अगर इनके यहाँ इतना डिससेटिस्फैक्शन है तो हमारे यहाँ तो डिससेटिस्फैक्शन शायद और ज्यादा होगा, लेकिन रिजल्ट इसके अपोजिट है। इंडिया में ओनली 30% पीपल इन दिस सर्वे सेड दैट वी आर डिससेटिस्फाइड विद आवर डेमोक्रेसी, 70% पीपल वर सेइंग दैट वी आर सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी। तो आप कहेंगे व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, चल क्या रहा है इसमें, ऐसा हो क्या रहा है? जरा पहले ओवरऑल देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है इसमें सर्वे में। 64% पीपल का कहना है कि डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन दीज पीपल एक्चुअली डू नॉट रिप्रेजेंट अस, यानी कि ये लोग हमारे लिए काम करते भी नहीं हैं। तो आपको लगता है ये तो दिल की बात कह दी इन्होंने, क्योंकि एमपीज एमएलएस आप इलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग आपको ट्रूली रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं। आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कई बार, राइट? अब कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि मिलिट्री कू हो रहे हैं म्यांमार में, बुर्किना फासो, अफ्रीका में, ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील का देखिए एग्जाम्पल, 2022 में वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर चुनाव में मैं हार जाता हूं तो इसका कारण मैं कुछ फोर्सेस को मानता हूं जो मुझे हराना चाहती हैं, यानी कि एक्चुअल में मैं हारा नहीं हूं। तो इट इज लाइक यू आर क्वेश्चनिंग द वेरी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन कर रहे हो आप। तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में कम होगा कि नहीं होगा? होगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा कि अमेरिका में पार्लियामेंट, कैपिटल बिल्डिंग में आग लगा दी लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट इजीली एक्सेप्टिंग हिज डिफीट, राइट? तो यानी कि लोग जो डेमोक्रेटिक नेशंस को लीड कर रहे हैं वही विश्वास नहीं कर रहे डेमोक्रेसी में, जनता के जो मैंडेट है उसी को नहीं मान रहे। इस मामले में आपको लगता होगा कि इंडिया तो इस मामले में तो ठीक है भाई, कारण हमारे यहाँ कोई भी पार्टी अगर बहुत बड़ी हार भी हुई है या कम छोटी हार भी हुई है, मतलब बहुत ही बारीक वाला मामला रहा है, गैप कम रहा है, तो भी वो कहते हैं वी रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ पीपल, हम जनता के मत का रेस्पेक्ट करते हैं।
तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन यहां पर अलग ही चल रहा है। अब जरा इस पर आगे जाने से पहले, इनका तो मैंने आपको नाम बता दिया, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा इस डिबेट के थोड़ा सा ओरिजिन में। चलिए डेमोक्रेसी पर बात करते हैं, डेमोक्रेसी का ओरिजिन। क्योंकि जैसे ही मैं डेमोक्रेसी बोल रहा हूं आपके दिमाग में शायद आ रहा है कि ठीक है, हमने अपना वोट दिया था, डेमोक्रेसी बन गई थी, तो क्राइसिस क्या चल रहा है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बेसिक से डेफिनेशन आप में से काफी लोगों को पता होगी कि मीन्स यहां पर वर्ड है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी कि लोगों का रूल, राइट। एक फेमस स्टेटमेंट आपने सुनी होगी अब्राहम लिंकन की, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। बट डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहां हुआ, क्या मॉडर्न टाइम में हुआ? तो देखिए एंशिएंट टाइम में, हम इस बात को इस वजह से यहां पर टेकअप कर रहे हैं क्योंकि इससे एक इवोल्यूशन आपकी समझ में आएगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और हम क्या डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम वही है, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि उसी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम टिक पाता है या नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व होता है जो उस समय की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा हो। म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, आपके दिमाग में शायद पिक्चर बनती होगी कि जुंटा यानी कि मिलिट्री जनरल्स आए और उन्होंने कहा हमारा राज चलेगा, कोई भी अपोजिट हुआ तो खत्म कर देंगे। लेकिन आम जनता में से एक बड़ा सेक्शन वो भी है जो मिलिट्री जुंटा के रीजन को जस्टिफाइड मानता है, क्योंकि मिलिट्री जो गवर्नमेंट है म्यांमार में वो कहती है हम अपने लिए थोड़ा ना आए हैं, ये तो सिक्योरिटी रीजंस हैं। देखो अलगाववादी ताकतें हैं हमारे देश में, इधर रैखाइन रीजन में, उधर नदर्न रीजन में, और इनसे ये जो वीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये देश को बचा नहीं पाएगी। देश के लिए मजबूत हाथ चाहिए, पावर मजबूत हाथों में चाहिए। इस वजह से सुरक्षा पहले है कि नहीं, तो जनता का एक बड़ा भाग वो मानता है, राइट, एलीट का एक बड़ा भाग मानता है कि जी हां आप जरूरी हैं। वो अलग बात है कि मीडिया किस तरीके से आपको पिक्चर करती है कुछ जगह पर, क्योंकि अंदर की कहानी कुछ और होती है। सिमिलरली चाइना ने अथॉरिटेरियन रेजिम से ये बताया कि यार हम अपनी तरह की डेमोक्रेसी हैं, कहा कि हमने मिलियंस ऑफ पीपल को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, हमने मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर दिया। अगर रातों रात हमने कहा कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है तो बन गया। डेमोक्रेसी की तरह यह नहीं हुआ कि नहीं बनने देंगे, जमीन नहीं देंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो चाइना ने भी एग्जाम्पल सेट किया कि देखो अगर आपके देश में प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं आपके देश के डेवलपमेंट में, तो देखो हमारा मॉडल बेस्ट है। ये मैं क्यों यहां पर इस एग्जाम्पल को यहां पर शो कर रहा हूं, क्योंकि हमारे टॉपिक में जो डायमेंशंस आएंगी तो उसमें एक डायमेंशन ये भी आएगी, व्हाट चाइना इज रिफ्लेक्टिंग। कोविड के टाइम पर चाइना ने कहा लुक ऑथोरिटेरियन रेजिम है हमारे यहाँ, आप बुराई करते हो इसकी, लेकिन जब क्राइसिस होता है तो इसी तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लुक एट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, क्या चल रहा था वहां पर। पीपल वर सेइंग कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये हमारी बॉडी पर्सनल इंटीग्रिटी है, तो वी हैव अ राइट ऑन आवर बॉडी, हाउ कैन दिस गवर्नमेंट टेक अप अ राइट, दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली डिराइविंग पावर फ्रॉम अस। लेकिन क्या ये बात शी जिनपिंग के सामने चाइनीज कह सकते थे कि यू आर डिराइविंग पावर फ्रॉम अस एंड यू कैन नॉट एक्चुअली मेक दिस जीरो कोविड पॉलिसी, यू कैन नॉट एक्चुअली इन्फ्यूज दिस वैक्सीन इन अस। यहां नहीं चलेगा, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो यह भी कहा गया कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी सच विच प्रोवाइड सेफ्टी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस। सेफ्टी मीन्स आपकी लाइफ की सेफ्टी हो, स्टेबिलिटी हो, भाई आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो काम है वो सबसे सही से चलता रहे, स्टेबल हो, और प्रोग्रेस हो। ये जिस तरह का सिस्टम आपको देता है उस सिस्टम को आप हाँ करोगे कि नहीं करोगे। वो सिस्टम चाहे अथॉरिटेरियन हो, वो चाहे डेमोक्रेसी हो, ऐसा बयान ये दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात, राइट। तो ये लॉजिक दे रहे हैं। चलिए जरा डेमोक्रेसी पर चलते हैं, तब जाकर इनकी डिबेट को भी हम आसानी से समझेंगे। तो एंशिएंट टाइम में, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें इन ग्रीस, तो वहां पर एक लीडर थे पेरिक्लस। पेरिक्लस ने एक बात कही कि अगर एक व्यक्ति बहुत समझदार है, आपको लगता है क्या बात है, मतलब ये हमारे भविष्य को डिसाइड कर ले इस एरिया के लोगों के, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति, अगर इसको पावर दे जाए कि आप डिसाइड करो कानून क्या होगा, और दूसरी तरफ हमने 25 ऐसे लोग रखे जो एवरेज नॉलेज के लोग हैं, बस उन्हें पता है कि यार हमारा मुद्दा क्या है, हमारे लिए क्या होना चाहिए, जस्ट दैट, दे आर नॉट दैट मच नॉलेजफुल पीपल। तो दोनों को टास्क दी गई, दो टीम बना दी, एक में यू आर अलोन बट यू आर हाईली नॉलेजफुल इंटेलेक्चुअल पर्सन, बाकी ये 25 लोग हैं, ये 25 लोग डिस्कशन डिबेट के थ्रू अपना लॉ बनाए। तो आपको क्या लगता है कौन सा लॉ बेटर बनेगा? तो पेरिक्लस का मानना था कि आप लोग सोच रहे होंगे इंटेलेक्चुअल पर्सन, यार ये लेस एजुकेटेड पीपल, हाउ कैन दे मेक अ लॉ, बेटर लॉ। तो पेरिक्लस का कहना था आप भूल कर रहे हो,
जो जिसको आप हाईली इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मान रहे हो, उसके पास अपना एक नजरिया है जिसमें वो अपने आप को सही मानता है, वो उसी तरीके से कानून बनाएगा जिसको वो सही मानता है। लेकिन जहां डिस्कशन डिबेट होगा 25 लोगों में, तो उसमें कितने सारे नजरिए सामने आएंगे। हो सकता है जिसको आप सही मानते हो वो गलत हो, दूसरा कोई बेटर तरीका बता दे। तो डिस्कशन डिबेट should be considered as the prime value if you want to have better laws। तो यानी कि डेमोक्रेसी का एक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अल्टीमेटली हमें ऐसे लॉज चाहिए जो रीजनेबल हो, मतलब रेशनल हो, विदाउट पैशन हो। विदाउट पैशन का मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा, विदाउट पैशन का मतलब है उसमें किसी एक की अपनी जो इच्छा है, विशेष अपना फायदा, वो ना छुपाओ। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ एक पर्सन ने लॉ बनाया, हो सकता है उसका अपना फायदा हो, लेकिन यहाँ 25 लोग डिस्कशन डिबेट से बना रहे हैं, तो मोर प्रोबेबिलिटी इज दैट देयर लॉ इज गोइंग टू बी फार बेटर। तो दिस वॉज द आइडिया इन एंशिएंट ग्रीस। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है कि हमारे यहाँ सभास का कॉन्सेप्ट था, काउंसिल का कॉन्सेप्ट था एंशिएंट टाइम में, जहां पर जो प्रिंसिपैलिटीज होती थी, जनपदाज, महाजनपदाज होते थे, वहां पर लोकल लेवल पर कई सारे डिसीजन जो हैं वो डिस्कशन के लेवल पर, डिस्कशन के बेसिस पर होते थे। तो दैट वाज एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमें एक वर्ड मिलता है महासम्मत। महासम्मत, सम्मत शब्द का मतलब क्या होता है? सम्मत शब्द आया है सहमति से, जिसका मतलब क्या होता है? कंसेंसस। तो यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कह रहे थे कि रूलर भी बनेगा कंसेंसस से, सहमति से। तो सहमति लोगों की, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, राइट। लेकिन क्या एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एक ही रहा? नहीं। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इवॉल्व होता रहा। आप कहेंगे कैसे सर, डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है? ऐसा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंप्यूटर वर्ड यूज करूं, तो आज से कई साल पहले जब पहली बार ये कंप्यूटर वर्ड आया था, तो कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि कैलकुलेट करने का एक डिवाइस है कंप्यूटर, है कि नहीं? लेकिन आज क्या आप में से कोई ऐसा है कंप्यूटर वर्ड का मतलब केवल कैलकुलेशन के लिए यूज करता है? नहीं। यानी कि समय के साथ शब्दों के मायने बदलते हैं, शब्दों के एप्लीकेशन बदलते हैं। ऐसा ही डेमोक्रेसी के साथ भी हुआ है। वहां पर डेमोक्रेसी का मतलब मल्टीपल पीपल डिस्कशन, डेलिब्रेशन से कुछ लॉ बना रहे हैं। लेकिन आज की जो डेमोक्रेसी है, उसके जो एसेंशियल्स हैं, जो उसके असली मसाले हैं, वो अलग है। आप कहेंगे कैसे मसाले? अभी पता लगेगा आपको। मुद्दा ये है कि एंशिएंट टाइम में ये जो आइडिया था, ये कुछ जगह पर था, हर जगह पर नहीं था। और इसमें भी जो आइडिया था, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, जो आज के टाइम में सबसे पॉपुलर तरीका है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ नेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, तो ऐसा नहीं है कि हर एक लॉ को बनाने के लिए आप कहोगे कि हर कोई एंगेज हो जाए, है कि नहीं? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैं आपको बता दूं, नॉट ऑल वर पार्टिसिपेटिंग, ऐसा नहीं था, राइट। और यूनिवर्सल इक्वालिटी भी नहीं मानी जाती थी। आप कहेंगे ये क्या मतलब है? कुछ टेक्निकलिटी है क्या? कुछ नहीं है टेक्निकलिटी। यूनिवर्सल इक्वालिटी नहीं मानी जाती थी का मतलब है कि जैसे एंशिएंट ग्रीस की सोसाइटी मास्टर्स और स्लेव्स में डिवाइडेड थी, तो माना जाता था कि मास्टर क्लास के यंग लोग, जो यंग मैन हैं, मतलब जैसे यंग फ्री मैन, केवल इन्हीं को माना जाता था कि दे शुड बी कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। बाकी लोग रहेंगे, कानूनी रूप से रहेंगे, पेपर उनके पास होंगे, लेकिन यहां सिटीजन का मतलब है जो ये ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी कौन सी? ये लॉ बनाने में, डिस्कशन, डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना। ओल्ड को नहीं मिलेगा ये काम, आपके विमेन को नहीं मिलेगा। विमेन को माना जाता था कि नहीं यार, विमेन आर नॉट हैविंग रेशनैलिटी बिकॉज दे वर एनक्लोज्ड इन देयर होम्स, चार दीवारों में उनका काम। ऐसे ही बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चों के पास तो कहां रेशनैलिटी है, तर्क है। स्लेव को नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं, तो उस समय पर जब डेमोक्रेसी के आइडिया की बात की जा रही थी, लोगों के रूल की बात की जा रही थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां लिखा है? ये आइडिया था। आज क्या है? आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया है। आज यूनिवर्सल इक्वालिटी मानी जाती है, हर किसी को बराबरी का दर्जा एसेंशियल माना जाता है हर एक डेमोक्रेसी का। लेकिन यहां पर यूनिवर्सल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि यह भेदभाव वहां पर नेचुरल माना जाता था, नॉर्मल माना जाता था, राइट। उसके बाद साथ साथ वो
किंग वाला सिस्टम चल रहा था, मोनार्की, राइट। तो कुछ जगह ये छोटी छोटी जगह चल रहा था सिस्टम जहाँ सिटी स्टेट्स हम कहते थे, लेकिन फिर यहाँ से भी ये सिस्टम धीरे धीरे जैसे मोनार्कीज एम्पायर्स इवॉल्व होने लग गए एंशिएंट टू मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ, तो एक्चुअली पावर फिर इन्हीं के पास कंसेंट्रेट होने लग गई। मोनार्क, मोनार्क में वर्ड है मॉन, मॉन का मतलब होता है वन, एक के पास पावर है, इनका रूल है, आर्की मीन्स रूल। पहले यहाँ डेमोक्रेसी में आप कह रहे थे कि कई लोगों का रूल, लेकिन यहाँ पर एक का रूल। अब मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि हम तो यहां जी रहे हैं और यहीं अब क्राइसिस आ रहा है, तो व्हाट नेक्स्ट। तो अब देखिए इवोल्यूशन जो हुआ था, इसका इवोल्यूशन इस आइडिया पर हुआ था कि मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में आप मॉडर्न है, तो मॉडर्न का मतलब है दैट पीपल, व्हेन आई एम यूजिंग मेन तो इसका मतलब है विमेन भी, बट पैट्रियार्कल सोसाइटी वो मेन वर्ड ही यूज करे थे। माना गया कि जो मेन है वो रेशनल है, तर्क है, तो ऐसे में हर एक इंसान में अगर तर्क है, वो सवाल कर सकता है चर्च पर, उनके सही और गलत पर, तो ऐसे में दीज पीपल एक्चुअली डिजर्व राइट्स, राइट, दीज पीपल शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। तो यानी कि इक्वलिटी एज अ वैल्यू वाज कंसिडर्ड नेसेसरी, कि भाई तभी डिग्निटी होगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, राइट। और यहां माना गया कि क्योंकि एक के पास पावर अगर कंसेंट्रेट हो जाती है, मिसयूज हो जाता है, तो अब हम ऑथोरिटेरियन नहीं आने देंगे। ऑथोरिटेरियन रेजिम जैसे चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया, माना गया कि यार ये प्रॉब्लमैटिक होगा, बेटर यही है एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो गवर्नमेंट लोग चुने, राइट, और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल हो। अभी मैंने आपको बताया कि मोर देन 60% पीपल आर सेइंग इन दिस प्यू रिसर्च सर्वे कि दे फील दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट वर्किंग लाइक दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है, राइट। अब आपके दिमाग में कुछ और चीजें डालते हैं, यहां पर एक और पर्सपेक्टिव है, एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव। एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि देखो डेमोक्रेसी में कभी भी पावर लोगों के पास आती नहीं है, लोगों को विश्वास होना जरूरी है कि ताकत उनके पास है। तो जो भी रूलिंग क्लास है, जो रूल करती है, जो पॉलिटिशियन है, रूलिंग क्लास, उनके लिए जरूरी है कि आपको विश्वास दिलाएं कि यार पावर आप ही की तो है, हम क्या हैं, हम तो आपने काम दिया, यहां पर आ गए और नेक्स्ट इलेक्शन में आप काम से हटा देंगे, चले जाएंगे, तो हम तो आप पर निर्भर हैं। लेकिन एक्चुअल में रियल पावर इन्हीं के पास होती है, लोगों के अंदर ये विश्वास होना जरूरी है। उनका कहना है कि रूलिंग क्लास, जैसे कि एक स्कॉलर है पेरेटो मॉस्क्वा, इनका कहना है कि देखो जनता के पास ताकत, जनता की सरकार, ये सब कपोकल्पनाएं हैं, हकीकत से परे की बातें, ये आदर्श बातें हैं, आइडियल्स हैं। आइडियल्स भी जरूरी होते हैं, तभी समाज में स्थिरता आती है, अच्छाई की बात होनी चाहिए। लेकिन अंदर खाने चलता क्या है कि पीपल आर डिवाइडेड इन क्वालिटी। आपका क्या मानना, आप भी बताइएगा। उनका कहना है जो रूलिंग क्लास होती है उनके अंदर नेचुरल क्वालिटी होती है। नेचुरल क्वालिटी क्या, उनके अंदर करेज होता है कि वो फैसले ले सकते हैं, भीड़ फैसले नहीं ले पाती। वो कह रहे हैं कि आम और खास का यही अंतर है, आम के पास जो मासेस है उनके पास करेज नहीं है किसका, डिसीजन लेने का, और उनके पास रेशनैलिटी नहीं है, वो इतने तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है जितने ये हैं। इस पर अदर स्कॉलर्स ने भी बोला है, वही आइडियाज निकल कर आते हैं। कहा जाता है कि जो रूलिंग क्लास होती है इसमें क्वालिटी होती है लायन की तरह करेज, और फॉक्स की तरह ये चालाक होते हैं, राइट। अब मुद्दा ये है कि अगर हम एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव को देखें कि यार सही में पावर तो इन्हीं के पास होती है, तो ऐसे में तो यार अगर ये अकाउंटेबल नहीं हो रहे, और हमारा सिस्टम कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि दैट दे शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड नॉट मिसयूज देयर ऑफिस, दे शुड नॉट मिसयूज गवर्नमेंट एजेंसीज, लेकिन वो करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो क्राइसिस होगा ना। अगर किंग मोनार्की खत्म हुई तो इस वजह से हुई पीपल वर डिससैटिस्फाइड। ये वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम एक ऐसा एनालिसिस दे रहे हैं जो शायद आगे जाकर लोगों को और ज्यादा रिलेवेंट लगने लगेगा, क्योंकि जिस समय में जो चीजें हो रही होती हैं, जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे होते हैं, तो अभी वो बड़ा बदलाव नहीं बने,
तो हमें लगता है कि सब वैसा ही तो है, हम पैदा भी डेमोक्रेसी में हुए थे और चल भी डेमोक्रेसी रही है दुनिया में, कह भी रहे हैं डेमोक्रेसी बेस्ट है, हमें बुक में भी सिखाया जाता है डेमोक्रेसी बेस्ट है। लेकिन डेमोक्रेसी बेस्ट है तो ये तो बताइए डेमोक्रेसी के कौन से फीचर्स जो बेस्ट बताए जाते हैं वो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं, वो तो बताइए। तो एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव तो ये कहता है। एक और बात है, कही जाता है कि देखो डेमोक्रेसी अपने आप में दो व्यू है। एक तो नैरो व्यू है। नैरो व्यू कहता है कि देखो अगर आपके इलेक्शन टाइम पर हो रहे हैं, आप मुझे बताइए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं सर, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पीपल एक्चुअली बिलीव इन दिस सिस्टम, तभी तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी इज वर्किंग फाइन, गवर्नमेंट बन रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जो ब्रॉड व्यू है डेमोक्रेसी का वो कुछ और है। ब्रॉड व्यू कहता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द सिस्टम, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम तो केवल एक भाग है डेमोक्रेसी का, आपने उसी को डेमोक्रेसी मान लिया। ब्रॉड व्यू कहता है कि डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कुछ एसेंशियल वैल्यूज जो है डेमोक्रेसी की वो नहीं आएंगी। और आज जो हम दुनिया में देशों में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इस वजह से है कि हम नैरो व्यू पर देख रहे हैं, फिर उसमें क्राइसिस हो रहे हैं, कभी लीडर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी जनता नहीं फॉलो कर रही डेमोक्रेसी को, यही चल रहा है। आप कहेंगे इफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस देन हाउ कैन यू से कि डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस? पार्टिसिपेट कर लिया आपने, ठीक, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है या आपके जो गवर्नमेंट एजेंसीज के रूल कह रहे हैं, अगर जनता उसको फॉलो ही नहीं कर रही तो मुझे बताइए डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी, राइट? और ऐसा ही कितनी जगह पर हो रहा है। सोसाइटी के इंटरनल डिविजन्स, सेसेशनिस्ट ट्रेंड्स, ये केवल एशिया में नहीं दिख रहे, कितनी जगह पर दिख रहे हैं। इंडिया को एक समय पर आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी पता है क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर II के बाद जो देश आजाद हुए, स्पेशली से साउथ एशिया में, तो पास में देखिए पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुए, उसके बाद लगातार श्रीलंका में डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुए, नेपाल में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, बांग्लादेश में भी डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुए। तो इंडिया के आसपास तो हर जगह डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुए, डेमोक्रेसी फेल हो रही थी, बट इंडिया की डेमोक्रेसी बच गई। लेकिन हम बच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को लेकर कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। हमें ट्रेंड्स को जानना होगा कि अगर कहीं जगह पर डेमोक्रेसी गड़बड़ हो रही है तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी गड़बड़, हमें तो समझ में आता है मिलिट्री कू हो जाए तो डेमोक्रेसी गड़बड़ है, तो माने डेमोक्रेसी गड़बड़ हुई है, नहीं तो क्या डेमोक्रेसी गड़बड़। अच्छा, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर के जो क्राइसिस हैं, कम्युनल इश्यूज हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो भी अपने आप में डेमोक्रेसी का क्राइसिस है। लॉन्ग टर्म में हमने ऐसा देखा है डिफरेंट देशों में, जहां पर जब छोटे इश्यूज को आप लाइटली लेते हैं तो फिर बड़े इश्यूज बन जाते हैं, राइट? तो ये तो आपको पता लगा, इट्स अबाउट वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या, कौन सी वैल्यूज? जैसे माना गया कि यार डेमोक्रेसी आया था टू शो इन मॉडर्न टाइम कि एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन इक्वल फुटिंग। क्या सही मायने में इक्वालिटी चल रही है? टॉलरेंस को बेसिस माना गया, क्या सही मायने में टॉलरेंट हो रही है सोसाइटी या इनटॉलरेंस बढ़ रहा है? अपनी अपनी आइडेंटिटी की सबको पड़ी है और इस बेसिस पे क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में। आप कितने सारे देशों में देखो, स्लोवाकिया, हंगरी, रिसेंटली नीदरलैंड, तो कौन सी पार्टीज जो हैं जिनको सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है? कुछ ऐसे लीडर्स जो हेट की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं जो क्लियर कट कह रहे हैं कि देखो पुराने वाले मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी से सॉल्यूशन निकला नहीं, तो इक्वालिटी का आइडिया, सब बराबर, सबको बराबर राइट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपके दिमाग में डिबेट रखना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो क्यों एक पर्टिकुलर ट्रेंड उभर कर आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रदान कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का राइज हुआ तो उसका कारण था दैट ही वाज गिविंग सम सिंपल सॉल्यूशंस
to the problems. He was actually breaking off the conventions. तो लोगों को लगा यही सॉल्यूशन है. अगर कहीं पर देखा कि पहले इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे इनवाइट कर रहे थे इमिग्रेंट्स को, और उसकी वजह से वहां पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, लोकल वर्सेस इमिग्रेंट्स हो रहा था, तो कुछ ऐसे लीडर्स आए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ये इमिग्रेंट्स. हमारा नेशन, हमारी अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले अपने देश के लोग हैं. हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पहली प्राथमिकता अपने लोगों पर खर्च करेंगे. सीधी बात. हमारी धर्म की आइडेंटिटी है, हम इसको प्रमोट करेंगे, इसमें प्राउड करेंगे. तो ऐसे में लोगों को अब ये मिल रहा है ना एज अ सोल्यूशन. लोगों को लग रहा है कि यार सही में पैसा बच जाएगा, हम प्रायोरिटी पे आ जाएंगे. और कौन प्रायोरिटी पे नहीं आना चाहता, कौन प्राउड फील नहीं करना चाहता. साइड में गए टॉलरेंस वगैरह. बात समझ में आ रही है. सो दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स आर बीइंग सीन. नेक्स्ट, ये माना गया कि भाई अगर लोगों का शासन है तो जो वोट है, वोट एक तरह का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है. अगर वोट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है तो यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यार वो तो बिल्कुल भाई साहब वो तो प्राइमरी होना चाहिए था. लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखिए क्या है. अब ये एंगल, अब वीडियो थोड़ा सा, अब टॉपिक थोड़ा सा ओपन अप होगा करंट डेवलपमेंट से. जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरास अक्रॉस, एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, मुझे बताइए इन सब से गवर्नमेंट की ओवरसाइट पावर भी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अरे बढ़ी है. अगर कोई कहने लगे कि इंटरनेट से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बढ़ा है सिर्फ, अच्छा जी, आपको नहीं लगता ऐसा भी तो हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A लगा है और घर पे नॉक नॉक हुआ है कि बेटा आ जाओ जरा, फेसबुक पे जो तुमने पोस्ट डाला है ना, और जो तुमने ट्विटर पे पोस्ट डाला है गवर्नमेंट के खिलाफ, भड़काना चाह रहे हो लोगों को, चलो तुम्हें हवालात की सैर कराते हैं. तो ऐसे में एक तरफ आपके सामने टूल्स हैं और दूसरी तरफ उन्हीं टूल्स से गवर्नमेंट की ओवरसाइट पावर, रेगुलेटिंग पावर का बढ़ना. तो एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि नहीं है? है. अब मैं इसको अभी भी डिबेट कह रहा हूं. रीजन क्या है? क्योंकि एक तरफ डेमोक्रेसी कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज भी कुछ देश को तोड़ने वाली ताकतें दुनिया के अलग अलग जगह पर करती हैं. ये केवल इंडिया में नहीं होता, कितनी जगह पर है. सर्बिया, कोसोवो, स्पेन, कैटलोनिया, कनाडा, हर जगह पर है. कनाडा में भी सेसेनिस्ट ट्रेंड्स थे. इसी वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने थोड़ा सा यूनिटी टिल्ट रखा, क्योंकि डिफरेंट कॉलोनीज से मिलकर बना कनाडा. और ऐसे भी है क्यूबेक में आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी फर्स्ट, दूसरे प्रोविंस में डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी फर्स्ट. तो वहां पर भी अलग होने के ट्रेंड्स थे, इस वजह से यूनिटरी मिला. तो क्या वो भी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, क्या वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का यूज नहीं करते हैं? अब मुद्दा वो ये कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहां तक, और कहां तक का कोई सॉल्यूशन आपके डेमोक्रेसी में क्लियर कट नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर एक वेग स्पेस रहता है जिसका इस्तेमाल कई बार देश को तोड़ने वाली ताकतें कर लेती हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में भिड़कर नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कर लेती हैं, और कई बार स्टेट अपने अथॉरिटेरियन ट्रेंड से लोगों को सप्रेस करने के लिए कर लेती है. तो जहां जिसको स्कोप मिलता है वो डेमोक्रेसी के आइडियल्स, यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का एक इंटरेस्टिंग जो है यू कैन से वॉलीबॉल मैच चलता रहता है. और अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? सोसाइटी, पीस. अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स पर चलते हैं, उसके थ्रू जरा आगे बढ़ते हैं. ये तो मैंने आपको बता दिया था. तो हम इसी की बात कर रहे थे अभी, प्रेस फ्रीडम, राइट. हमने देखा है कि दुनिया भर में कितने जगह पर अब मल्टी लेयर प्रेस पर क्रैकडाउन हो रहा है. रशिया तो आप सब जानते ही हैं. ऐसी रशिया के अलावा किर्गिस्तान से जर्नलिस्ट वापस भेज दिए गए. अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा ना बाकी जगह नहीं होता होगा, मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में शायद नहीं होता होगा, लेकिन जो आप डिससेटिस्फैक्शन देख रहे हैं उसका एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं ये इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज बन गई हैं. आज कुछ भी चीज जिसको आप मानते हो प्राइवेट है वो एक्चुअली प्राइवेट है नहीं. ट्रैकिंग थ्रू एम्बिवेलेंट लिसनिंग थ्रू योर डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, और गवर्नमेंट की अथॉरिटी ओवर दोज कंपनीज की वो कभी भी कोई डेटा मांग सकती हैं. म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट ने, जैसे क्वान मिन यू, ये जर्नलिस्ट हैं, इनके अपोज बोल रहे थे, गिरफ्तार. हांगकांग में नया लॉ आ गया था, आपने सुना होगा, काफी चर्चा में था. इसके तहत कितने सारे एक्टिविस्ट. मुद्दा ये है कि ये हो रहा है, केवल ये मुद्दा नहीं है,
मुद्दा ये है कि इससे पहले जो गुड वर्सेस बैड का एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन था, अब वो धूमिल हो रहा है। कई जगह पर ये जो एक्शंस हैं इसको सही माना जा रहा है, केवल गवर्नमेंट ही नहीं, अदर पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। जैसे मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमराज, अगर सीसीटीवी कैमराज का कनेक्टिंग फीड गवर्नमेंट के पास है तो पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग ऑन स्ट्रीट फॉर सम जेन्युइन कॉज, आपको नहीं लगता कि उनको टारगेट किया जा सकता है आइडेंटिफाई करके? बिल्कुल किया जा सकता है, आसानी से आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जा सकता है, उनको प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है। तो ऐसे में वॉइस जो है डिसेंट की वो डिक्रीज हो रही है। एक ये बात बताई जाए, पेगासस सॉफ्टवेयर सर्वेलेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो कितने सारे देशों में ऐसा हुआ, कितने सारे देशों में आरोप लगा, केवल इंडिया की बात थोड़ी ना थी। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, अब इनको हम 4 डायमेंशन में समझते हैं। डेमोक्रेसी इज फेलिंग, गुड वर्सेस इविल। मैंने एक बात कही थी कि पहले क्या था, एक क्लियर कट डिवीजन था। यूएसए वाज सेइंग कि हम डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं और वी आर गुड, और जो यूएसएसआर है ना, लेनिन, स्टालिन, ये सब जो है ऑथोरिटेरियन है, ये सैटन है, ये शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए खुद ही अपने अंदर से, फॉर एग्जाम्पल रशिया, अगर रशिया में ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स हैं तो क्या आप रशिया को इविल मानते हो? नहीं। रीजन क्या है? कई सारे लोग नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट, हमारे देश का खुद का इंटरेस्ट, और हमारे देश का ये मानना कि रशिया को पूरा हक है वो किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाता है, कैसे चलाता है। रशिया की कॉम्प्लेक्सिटी को आप नहीं बता सकते। मतलब रशिया में अगर यूएसए जैसा सिस्टम स्टैब्लिश हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सही साबित होगा। एक फेमस कमेंटेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, उनका कहना है कि टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज स्वी जेनेरिसिस। जैसे ग्रेनवेल ऑस्टिन का मैं नाम यहां पर लेना चाहूंगा। उनका कहना है कि आप किसी भी सिस्टम को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ऑथोरिटेरियन सिस्टम बेटर काम करता हो, कहीं पर आपका सिस्टम काम करता हो, तो यह कहना कि आपकी तरह की डेमोक्रेसी इज बेस्ट है, ऐसा नहीं है। और अब तो आपकी तरह की डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे कि समाज में समरसता आ जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर हम इन सभी पैरामीटर्स पे देखें तो यूएसए में लॉट ऑफ क्राइसिस आर देयर। होमलेसनेस की प्रॉब्लम देख लो, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम देख लो, तो अगर ये प्रॉब्लम वहां पर है, हेट क्राइम की प्रॉब्लम देख लो, राइट, और हेल्थ इंडिकेटर्स देख लो, तो हेल्थ इंडिकेटर्स में ऑन एन एवरेज यू कैन से पुअर हम देख रहे हैं, चाहे ओबेसिटी है, चाहे मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। और आज हमें आपको सोचना चाहिए कि नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन फिर क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे ही सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं, राइट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इस पर कुछ एक निष्कर्ष पर आ जाएंगे। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, सोचने वाली बात है, आपको भी कुछ इनपुट्स देने होंगे। डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म पहले बिल्कुल अपोजिट माने जाते थे, लेकिन अब क्या है, यही मैंने आपको बस बताई कि जहां पर जो सॉल्यूशन दे दे उसको सही माना जाता है, राइट। अगर डेमोक्रेसी लोगों के लाइवलीहुड का सॉल्यूशन नहीं दे रही और अथॉरिटेरियनिज्म में चाइना बता रहा है कि हमने इतने सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर दिया है, और सही में एवरेज जो यू कैन से ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इस सेंचुरी में इतना बड़ा लीप किसी ने नहीं लिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सब कहेंगे यार अथॉरिटेरियनिज्म भी गलत नहीं है। अगर डेमोक्रेसी ही बनी रहे लेकिन उसमें अथॉरिटेरियन ट्रेंड से कोई मजबूत सरकार फैसला लेने लग जाए, जो पहले पार्टीज जो हैं अपनी मन मर्जी से देश की तरक्की को रोकती थी, अब वो ना हो, तो कहने के लिए डेमोक्रेसी होगा, लेकिन अथॉरिटेरियन ट्रेंड से वो करना क्या चाह रहे हैं, वो देश का सॉल्यूशन चाह रहे हैं। अब मैं इसमें 2 एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 एग्जांपल, एक तो है मैकियावेली का। मैकियावेली जो फेमस इटालियन थिंकर हैं, फ्लोरेंस एक जगह है, वहां से बिलोंग करते थे। इनका कहना था कि जब भी समाज में समस्या बन जाती है ऐसी कि करप्शन हो, पॉवर्टी हो, एक इनस्टेबिलिटी हो, सोसाइटी में आपस में क्राइसिस चल रहा हो, तो ऐसे में डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ सिस्टम इज बेस्ट, इनका यह कहना था। और जब समाज में एक स्टेबिलिटी आ जाए फिर वहां पर रिपब्लिक ले आओ, लेकिन जब सिस्टम में गड़बड़ी हो तो मतलब पीपल वांट्स दैट नेशन शुड बी रन विद आयरन हैंड। सीधी बात। आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं
जो इलेक्शन आउटकम्स हैं कई देशों में, वहां पर जनता का झुकाव एक ऐसे लीडर के पास रहा है जिस लीडर ने कहा कि मजबूती रिफ्लेक्ट होगी, जो गड़बड़ करेगा उसको तो डरना पड़ेगा। क्लियर कट अगर कोई बोल रहा है, जनता उसको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो यानी कि मैकियावेली इतने पहले जो कहकर गए, वाकई इलेक्टोरल ट्रेंड्स जो हैं डेमोक्रेसी में, तरीका डेमोक्रेसी का है, लेकिन जो ट्रेंड है वो ऑथोरिटेरियन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि समाज एक ऐसी स्थिति में है। एक और एग्जांपल देता हूं। माओ ने क्या कहा? माओ जेडोंग, मॉडर्न चाइना के फाउंडर। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 आप पढ़िए। आर्टिकल 1 में लिखा है क्लियर कट डिक्टेटरशिप, मतलब दे जस्टिफाई डिक्टेटरशिप। आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, ये तो गलत है। गलत आप मान रहे हैं, ठीक है, गलत आप मान रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपको लग रहा है डिक्टेटरशिप से तुरंत आपके दिमाग में आता है हिटलर। बताइए गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने ओपन कर लिया आर्टिकल 1, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, ऐसे इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। इनका देखिए क्या कह रहा है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ सोशलिस्ट स्टेट गवर्न्ड बाय पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ऑफिशियली कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। आप कहेंगे सर डिक्टेटरशिप लगती है हमें, डेमोक्रेटिक तो नहीं लगती। लेकिन चाइना कह रहा है डेमोक्रेटिक। चाइना कह रहा है वी आर आवर ओन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है। चाइना कहता है आपके यहां अगर 2 पार्टी भी हैं, लेकिन 2 पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, 3 जनरेशन से एक ही परिवार का ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिस भी देश में आप हैं, अगर ऐसा ही चल रहा है तो आपके से तो भला हमारा है सिस्टम। कारण क्योंकि यहां पर कम से कम इंटरनल एक्चुअली चेंज तो हो रहा है। वो अलग बात है कि अब जो लीडर बने हैं उन्होंने कहा तो ताउम्र रहेंगे, राइट। लेकिन इनका अपना जो एक्सप्लेनेशन है टू दी वेस्ट वो ये है कि भाई हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है। सेल्स होती हैं पार्टी की, वहां से वोटिंग होती है और डिस्कस होता है कि कौन ऊपर आएगा, फिर वो प्रोविंशियल लेवल पर नेशनल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो, इस तरीके से आप राइज होते हैं। तो डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप, तो इनके लिए डिक्टेटरशिप नेगेटिव नहीं है, इनके लिए डिक्टेटरशिप जरूरी है। माओ का ये कहना था कि आपने अगर बाकी सारी पार्टीज बना दी और उनको बराबर जिम्मेदारी दे दी कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शन और फाइट करें फॉर मेकिंग गवर्नमेंट, तो ऐसे में वो देश के लिए फाइट नहीं करेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव ही होगा कि हमें सरकार बनानी है। देश सेवा का फर्क पड़ेगा किसको? और मतलब आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको देश का भविष्य पर सोचना है, आइडियाज वैसे देने हैं, समझ अपनी बनानी है, कि यू शुड नॉट एक्चुअली से कि ये पार्टी गलत है, ये लीडर गलत हैं। एक्चुअली आपको ह्यूमन नेचर समझना होगा। अगर ह्यूमन नेचर पावर सीकिंग है, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर है, अगर ये है तो आप सिस्टमैटिक चेंजेस करिए। तो माओ का ये मानना था, हालांकि ये सिस्टम उनके लिए गलत भी साबित हुआ कितनी जगह पर, बट मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो जस्टिफिकेशन है उससे क्या हम कुछ अपना बेटर कुछ निकाल सकते हैं क्या सोल्यूशन? मुद्दा यह है कि सवाल कुछ डालने आपके मन में जैसे सोल्यूशन आए। तो इनका यह मानना था कि पार्टीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी इलेक्शन में और वो अपने मोटिव को फोकस करेंगी। अगर रूलिंग पार्टी कुछ अच्छा भी करना चाह रही हो तो अपोजिशन पार्टी चाहकर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे जनता का नुकसान हो जाए। वो जनता को भड़काएगी, ये गलत है, गलत है, गलत है, होने नहीं देगी अगर उसके पास कुछ अच्छा मैंडेट हुआ तो। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कुछ स्टेट्स का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आंध्र का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे एक मतलब ये कहा जाता है कि आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बनाना चाह रहे थे अमरावती को कैपिटल, ठीक। सरकार बदली, वाईएसआर आए, तो मतलब मिस्टर रेड्डी आए, वाईएसआर उनके पापा थे। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब अगर अमरावती में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अगर अमरावती को ही बना दिया कैपिटल तो ये तो एक तरीके से पॉलिटिकल फायदा लॉन्ग टर्म के लिए चंद्रबाबू नायडू को हो जाएगा। क्योंकि हैदराबाद जो एक आईटी हब बना, आज तक इसका श्रेय चंद्रबाबू नायडू को दिया जाता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, चंद्रबाबू नायडू को क्रेडिट दिया जाएगा। तो अपने आप में मतलब चाहे उससे जनता का भला हो रहा हो वहां की,
लेकिन नहीं, मैं तो वाइजैक को कैपिटल बनाऊंगा। तो कितना सारा वेस्टेज ऑफ मनी भी है, पॉलिसी एक मेजर चेंज भी है। ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया, इस पे आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं लार्जर कंटेक्स्ट में ऐसा देश में होता है। जनता जब इतनी ज्यादा सजग नहीं होगी तभी पॉलिटिशियंस की हिम्मत हो जाएगी आपके पैसे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे इस्तेमाल करने का। कोई लीडर होगा वो मैसिव जो है एक्सपेंडिचर करेगा किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर जो लॉन्ग टर्म में उसकी पार्टी की इमेज को फायदा दे, ना कि आम जनता को फायदा दे। जैसे कुछ स्टैचूज पर कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऐसी हुई जिन्होंने मैसिव खर्चा किया, फिर जनता ने कहा ये क्या चल रहा है भाई, इतना पैसा हमारे देश, हमारे मतलब स्टेट का, मतलब रेवेन्यू का आपने केवल इन पर खर्च कर दिया। बट वो कर पा रहे हैं क्योंकि उनका फोकस, जो वो कह रहे हैं कि उनका फोकस कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम में क्या है, उनका फोकस अपनी राजनीति पर है, ना कि देश, समाज और आप पर है। ये बिलीव कराना आपको कि आपकी सरकार है, आप ही तो हैं, ये जरूरी है टू गवर्न, राइट। तो इस वजह से वो कहते हैं डिक्टेटरशिप बेस्ट है, यानी कि एक पार्टी उसी की चले, उसे पता है बस हम ही पावर में रहेंगे, बस लोग चेंज होते रहेंगे। तो जो ब्रॉड एक प्लान बनेगा पार्टी का, जो विजन होगा, उस विजन में कंटिन्यूटी होगी, पॉलिसी में कंटिन्यूटी होगी। पार्टियां बदलती हैं, सरकार बदलती है, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, राइट। ये इसमें इन्होंने लॉजिक दिया। तो आई होप सम ऑफ यू माइट बी एग्रीइंग विद इट, राइट। अलग अलग आपको ओपिनियन हो सकता है। हालांकि सोशल क्लीवेजेस हैं, मतलब समाज में आपस में ही बंटवारा है। अगर हम कहते हैं कि वी आर वन नेशन, बट व्हाट मेक्स अस वन नेशन? नेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड नेसाई, NASCI। नेसाई का मतलब ही होता है सेंस ऑफ कॉमननेस, किनशिप। लेकिन अगर आप पहचान की बात करो तो हम कई सारी पहचानें अपने साथ लेकर चलते हैं कि मैं इस क्षेत्र से हूं, मैं इस जाति से हूं, मैं इस धर्म से हूं, मैं इस बोली को बोलता हूं। ये सब पहचानें दुश्मन नहीं है नेशन की, लेकिन नेशन से पहले इस पहचान को ले आना और नेशनल इंटरेस्ट के आमने सामने कर देना, वो दिक्कत वाली बात है। डेमोक्रेसी का आमना सामना कर देना, वो दिक्कत वाली बात है। मतलब अगर रीजनल, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इस बेसिस पर अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही ध्वस्त कर दिया जाए, दंगा फसाद किया जाए, कानून को तोड़ा जाए, तो भाई वो कहां डेमोक्रेसी है? टॉलरेंस को साइडलाइन कर दिया जाए तो कैसे चलेगी फिर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एज एन आइडिया, राइट। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी ने जो एक मॉडर्न टाइम में जो एक प्रॉमिस किया था कि एक्चुअली डिग्निटी इक्वल है, सबका भला होगा, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड देखें तो रिच और पुअर में गैप बढ़ा है। और मुझे बताइए जनता कौन सी ज्यादा है? गरीब जनता ज्यादा है या अमीर जनता ज्यादा है? आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड एग्री कि गरीब जनता ज्यादा है। तो अब पॉलिटिशियंस विल टारगेट टू अपीज पुअर पॉपुलेशन एंड दे मे नॉट एक्चुअली रियली बेनिफिट देम, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जब हम लॉजिक की बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स चलती है, तो अगर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, कर दिया, तो आप दूसरे को नेता मानोगे क्या? उसके पास समस्या का समाधान लेने आओगे क्या? अरे जब तक समस्या है तभी तक तो वो नेता है। कंप्लीट सॉल्यूशन थोड़ी ना देंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन देंगे। मैकियावेली जिनकी मैं बात कर रहा था, रियलिस्ट स्कॉलर, उनका ये मानना है कि जनता जो है फिकल माइंडेड होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है, बदल जाती है। तो उनको अगर प्यार भी देना है तो प्यार टुकड़ों में दो, और अपने शासन में प्यार और डर का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलो। इसी वजह से चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन इमेज? नो, दे आर नॉट फ्री। आप इसको मत पढ़िए, आप मेरे लॉजिक को समझिए। मैं इस बात को एलिब्रेट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। हम कह रहे हैं कि जनता की सरकार है डेमोक्रेसी में, जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुने, लेकिन क्या सही काम करने के लिए, सही बात बोलने के लिए आपके मन में कोई भी डर नहीं है? अगर आपके मन में डर है सही बात बोलने के लिए, और ऐसी बात जो राष्ट्र के लिए अच्छी हो, समाज में समरसता लाए, एकता लाए, अखंडता लाए, सरकार की किसी नीति जो गड़बड़ है उस पर आवाज उठाए, उससे बदलने का आग्रह करे, किसी एजेंसी का अगर दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर आवाज उठाए, तो अगर आप खुलकर बोल सकते हैं तो यानी कि वाकई वो वाली डेमोक्रेसी का आइडिया है जिसमें गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सर्विस स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट इज देयर टू सर्व यू। You have chosen government, you are paying taxes on almost everything around you, and
by your taxes this government is functioning, it means this government is like to serve you. जैसे कि आप पैसा देकर कोई काम कराते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, ऐसी गवर्नमेंट इज देयर टू सर्व यू। क्या ये उस तरह की डेमोक्रेसी है दुनिया में जो चल रही है, दुनिया की बात चल रही है, या फिर दुनिया भर में जिस तरह की डेमोक्रेसी का मॉडल प्रेवलेंट है उसमें एक ऑथोरिटेरियन इमेज भी है? यानी कि ठीक है, चुन लिया आपने, प्यार भी है आपको, लेकिन डर भी जरूरी है। तो डर अगर गलत काम के लिए है तो वो तो जरूरी है, लेकिन अगर सही काम के लिए भी डर है तो उसको हम कहेंगे ऑथोरिटेरियन इमेज, राइट? और इस वजह से कई सारी जो समस्याएं उसका समाधान नहीं निकल कर आता, राइट? इलेक्शन कैंपेन्स वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है कि इसमें कैपिटलिस्ट का पैसा ज्यादा इन्फ्यूज होता है, और जिसका पैसा ज्यादा इन्फ्यूज होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज को उनके लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। चुनाव में पैसा लगता है और पैसा आम जनता तो इकट्ठा करके देती नहीं है, लेकिन अगर आम जनता का साइज देखें और वो छोटा छोटा अमाउंट भी देने लगे तो एक लॉजिक ये कहता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज को उतना ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा इन कॉर्पोरेट्स पे, शायद उनके लिए उतना काम नहीं करेंगे, राइट? तो ये भी कहा जाता है। बट ये है कि मतलब इस पर जो एक पर्सपेक्टिव आता है वो कहता है कि यार कहने के लिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है नहीं। एक्चुअली यहां पर जो रूल है वो पावर एलीट का होता है, और पावर एलीट में जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो भी हैं। जैसे यूएस के लिए कहा जाता है कि यूएस में भी रियल पावर जो है 3 के पास होती है: फेडरल पॉलिटिशियंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि जो डिफेंस के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो, और तीसरे बिग कॉर्पोरेट्स। पावर इन्हीं के पास है। जनता को भ्रम है कि पावर इनके पास है, वो भ्रम जरूरी है, बट पावर इन्हीं के पास है। तो ये भी एक फैक्ट है, राइट? और ये जो लूप होल्स हैं सिस्टम के, इन लूप होल्स का इस्तेमाल जो है, जो पावरफुल है वही करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या सही मायने में फायदा हो पाएगा? कई बार डिविजन्स जो है सोसाइटी में वो केवल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जिसके साथ होगी उसी की सरकार होगी। और आप किसको वोट देंगे? जो आपको रिझा पाएगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रेस के नाम पर, किसी भी नाम पर। तो एक्चुअली सेग्रीगेशन इज अ टूल इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एज अ आइडिया जो है, ये प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी, इस पर ये सवाल उठता है कि यार जब तुम्हारे मॉडल में ही ये फॉल्ट है कि तुम्हें तोड़कर लोगों को इकट्ठा करना, इस तरीके से वोट बटोरी जाती हैं, तो यानी कि क्या हमें कोई और ही मॉडल चुनना पड़ेगा, कोई और मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक, और आगे इवॉल्व होंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्टॉप, इससे भी आगे कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है जो डेमोक्रेसी है ये इसमें सुधार आए, इसमें कुछ नए तरीके आए, राइट? तो ये जो तरीका है, जैसे कई जगह पर ये जो सिस्टम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई मैं नहीं मान रहा अभी रिजल्ट को। तो एक है ग्रेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि सरकार ने जो अपनी संस्थाएं हैं उनको बहुत ज्यादा पावर दी है, और इस पावर की वजह से क्या हुआ है? ये हुआ है, ये इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है स्टेट का इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज हैविंग टू मच पावर टू इंटरवीन इन योर लाइफ, and that is why people living in a fear. And how can you say that you are empowered? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो एक काम होता है वो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद फ्रीडम होता है। लेकिन किस बात की फ्रीडम रह जाएगी अगर एक बैक ऑफ द माइंड डर बनाकर रखा गया है। ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस, अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद बेटर कर लें, और ये बताया भी आपको। कुछ देश जैसे चाइना जो है उन्होंने मॉडल बताया कि देखो हम बेटर कर रहे हैं, मेनलैंड चाइना में देखो हमने कितना कुछ कमाल कर दिया। अब जो कोस्टल वाला एरिया है, मतलब जो चाइना का अदर रीजन है, तिब्बत, जिंगजैंग, कह रहे हैं कि उसमें हम नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ऐसे में अगर मतलब ये जिम्मेदारी है डेमोक्रेटिक नेशंस की कि डेमोक्रेटिक नेशंस पर, डेमोक्रेसी पर सवाल उठते रहे हैं कि ये फेलियर है, तो जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक देशों की कि वो अपनी डेमोक्रेसी को सुधारें। और इसमें जिम्मा जो है केवल सरकार का नहीं है, इसमें जिम्मा सोसाइटी का है। कुछ समझें कि भाई अगर डेमोक्रेसी फेल हो गई ना तो नेक्स्ट ट्रेंड जो ऑथोरिटेरियन ही होगा, और आपकी जनता खुद ही ऑथोरिटेरियन ट्रेंड को जस्टिफाई करेगी, और उसमें खुद आपका ही सप्रेशन होगा, आप पर ही ज्यादा टैक्सेस लगेंगे और कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इस बात को इस गहराई से बताया नहीं जा रहा है, इस पर बात नहीं हो रही है, समझा नहीं जा रहा है। तो लार्जर चेंज जो है
उससे अगर बचना है तो डेमोक्रेसी को बेटर करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना जैसे देश कहेंगे हमारा सिस्टम बेटर है। लेकिन इस सिस्टम में यह भी तो होता है कि आपकी पेन की गिनती भी नहीं होती। डेमोक्रेसी में आवाज तो है आपके पास, वहां पर तो आवाज का भी दमन कर दिया जाता है लार्जर बेनिफिट के लिए, लेकिन लार्जर बेनिफिट में कितने लोग बलि चढ़ जाएंगे उसकी गिनती भी नहीं होगी ऑथोरिटेरियन में। तो ऑथोरिटेरियन रेजिम सक्सेसफुल ना हो, इस वजह से डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना जरूरी है, डेमोक्रेसी इसका सुधरना जरूरी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चर्चा होनी जरूरी है, लोगों के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप होनी जरूरी है। यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा लास्ट में कंक्लूड करते समय हन्ना अरेंट को, पॉलिटिकल थिंकर है। हन्ना अरेंट का कहना है कि इंसान की सबसे बड़ी जो फितरत है ना, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है पॉलिटिकली अवेयर होना, पॉलिटिकली एक्सप्रेसिव होना। जबकि आज जिस तरह के हम समाज में जी रहे हैं तो माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें केवल अपने पैसे पर फोकस करना है, जॉब पर फोकस करना है। लेकिन क्या कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसको पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ना करती हो? सबको करती है। आप केवल अगर अपनी इकोनॉमिक स्फीयर पैसे पर फोकस करेंगे तो कुछ ऐसे लोग ताकत में रहेंगे और ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपसे ही आपका पैसा भी लिया जाएगा, आपसे आपकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एनवायरमेंट पॉलिसीज ऐसी हो जाएंगी, सोसाइटी में भी ऐसा डिवीजन होगा जिससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में आप ही जिएंगे। लेकिन आप राजनीति की मत सोचना, आप केवल अपनी इकोनॉमिक स्फीयर पे फोकस रहना, जो कि आपसे वैसे भी लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता मतलब वी शुड एक्चुअली ब्रेक दिस ट्रेंड, वी शुड एक्चुअली मेक पीपल मोर अवेयर, मोर यू कैन से क्रिटिकल इन थिंकिंग, मोर कंस्ट्रक्टिव इन थिंकिंग। केवल कटाक्ष ना करें, कटाक्ष करें तो समाधान पर भी बात करें।